नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। तो आइए चलिए एक शानदार जानदार धमाकेदार 360 डिग्री की हमारी एक और पॉलिटी की क्लास को शुरू करते हैं और कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपको रूबरू करवाता हूँ। दिवाली मतलब बेसिकली तो ख़त्म हो गई है, मैं नया कुछ शुरू करूंगा। संवैधानिक विकास से संबंधित मैंने आपको कहा था कि मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा। 100 ऐसे धमाकेदार प्रश्न करवाऊंगा। एक दिन में तो नहीं हो पाएंगे, एक दिन में मान लीजिए 20-25 ऐसे करके 4-5 दिन कोशिश करेंगे क्वेश्चंस करने की। बट ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के। आप चाहे भारत में किसी भी स्तर का पेपर दे दीजिएगा जाकर, किसी भी स्तर का अर्थ है किसी भी स्तर का, किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक सिंगल प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा पॉलिटिकल साइंस से। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी आपको वादा है। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त मेहनत यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए समय को बिना ज़ाया किए मैंने पोल के स्थान पर यहाँ पर ये आपके सामने क्लॉक लगा दी है। इस क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके प्रश्न को डील करते हैं। सवाल है, मूल कर्तव्य किसकी याद दिलाते हैं? किसकी याद दिलाते हैं भाई मूल कर्तव्य? कभी कभार हमें किसी प्रश्न को पढ़कर या किसी किताब के पन्ने को खोलकर भी ना वो गुजरा हुआ दौर याद आ जाता है, जब मुलाकात हुई थी, है ना। ऐसा कुछ होता है जीवन में, कई बार अक्सर होता है सर। हर कोई किसी ना किसी एक पड़ाव से निकल के आगे आया है, या फिर वो कुछ अच्छे दिन याद आ जाते हैं, कुछ अच्छी मेमोरी याद हो जाती है, आ जाती है। वैसा ही प्रश्न ये है कि मूल कर्तव्य किसकी याद दिलाते हैं, बताइए। लिखने वाले ने भी क्या बखूब लिखा है। लोकतंत्र पद्धति को पालन हेतु प्रत्येक नागरिक के दायित्व की, लोगों के कल्याण हेतु, देखो कल्याण का कोई लेना देना नहीं है इससे, मैं आपको पहले ही बोल दूंगा, वो डीपीएसपीस का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का। न्यायपालिका को भली प्रकार से न्याय प्रदान करने का, संविधान में उल्लेखित राज्य के कर्तव्यों का। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखेंगे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संबंध में, किसके संबंध में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संबंध में, बेसिकली मौलिक कर्तव्य के संबंध में, तो हम जानते हैं एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। और सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति में 12 सदस्य थे, इंक्लूडिंग हिम ऑल्सो, मतलब 1+11। इन्होंने रिकमेंड किया था 8 ड्यूटीज़ को जोड़ने का। जोड़ी गई थी कितनी ड्यूटी, 10 ड्यूटी। किस संशोधन से, 42वें संशोधन के माध्यम से 42nd अमेंडमेंट के बेसिस पर वो ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐड ऑन की गई थी। उसके बाद एक होता है 86वां संशोधन, जिसके चलते 11वीं ड्यूटी को भी जोड़ा गया था वर्ष 2002 के अंदर, 2002 के अंदर। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, मतलब 1 है। अच्छा क्वेश्चन है सर, सिंपल है बट क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, या फिर लोकसभा के सदस्य हेतु निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। वो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा है जो बेसिकली सही है। इंग्लिश में भी देख लीजिए। इन द एजुकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन, वो कह रहा है कि भाई योग्यता के आधार पे कौन सा प्रश्न यहाँ पर या कौन सा पॉइंट है जो सही है। देखो, प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं ना, राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में, योग्यता बोले तो क्वालिफिकेशन के संबंध में अनुच्छेद आपको मिलता है 58। कौन सा अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 58 आपको मिलता है। और इस अनुच्छेद के तहत आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इस अनुच्छेद के तहत आपको मिलता है भाई 35 वर्ष की आयु पूरी हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य होने जितनी योग्यता उसके पास हो, ना कि राज्यसभा। तो ये वाली 3 स्टेटमेंट सही हैं, ये वाली गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा प्रश्न का उत्तर, 1, 2 एंड 4 जो है इस सवाल का सही जवाब है। 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, तीसरी किसके लिए है, तीसरी आपको मिलती है उपराष्ट्रपति के लिए। ये तीसरी जो है वो उपराष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में आपको देखने के लिए मिलती है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर, देखिए मेरे को ना ये क्वेश्चन हमेशा चैलेंजेबल लगा है सर। अगर एज आ एस्पिरेंट मैं सोचूँ ना, और अगर मेरे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया होता, तो मैं 100 रुपये खर्च करके इस प्रश्न को चैलेंज कर देता। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, क्यों ज़बरदस्ती 100 रुपये खर्च कर रहे हो। सही तो बोल रहा है, राष्ट्रपति प्रश्न का उत्तर भी होगा, सही तो है।
बट मुझे ये प्रश्न हमेशा से इसलिए चैलेंजेबल लगा है क्योंकि इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि मैंने जो बेसिक मेरे कहते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग बेसिस पे मैंने पढ़ा है, और मेरे बेसिक वो कहते हैं कि पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं ना, और हम लिख देते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो जब उसने क्वेश्चन में ही कह दिया पास्ड बाय पार्लियामेंट, तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों ना स्वीकार कर लूं कि उसने पार्लियामेंट की तो बात कर ही ली है, मतलब इन तीनों की बात तो कर चुका है। तो उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता क्या है? तो मुझे इसी वजह से ये प्रश्न जो है हमेशा से चैलेंजेबल लगा, और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको भी इसी के चलते चैलेंजेबल लगा होगा। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखो, जिसने केवल रटना है, जिसे जो ये मानता है अरे ठीक है रटा जाएगा, देखा जाएगा, रट लेंगे, देखो यार रटने के बेसिस पे तो फिर अब कोई बात नहीं बनती। बट अगर आप थोड़ा सा सेंस लगा के इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपके मन में भी वही प्रश्न उठेगा जो मेरे मन में उठता है कि पार्लियामेंट में तो तीनों इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी यार, और जब वो तीनों इंक्लूडेड हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर मैं दोबारा जाके राष्ट्रपति के साइन क्यों करवाऊंगा? ये प्रश्न था। बट हाँ, पूछा है तो उत्तर देना पड़ेगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर यहाँ पर इस सवाल का सही और सटीक जवाब होगा। आइए जी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में ना कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जैसे मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ राष्ट्रपति से कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेता है कि भाई कौन सा राष्ट्रपति किस समय राष्ट्रपति रहा। इस तरीके के प्रश्न भी आपको प्रेसिडेंट से संबंधित देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं। किस राष्ट्रपति का जन्म कब हुआ, किस राष्ट्रपति की मृत्यु कब हुई, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो भी अक्सर एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ एक थ्योरी की क्लास कवर की जाए प्रेसिडेंट से संबंधित। चलिए देखता हूँ, बट मैं प्रेसिडेंट चैप्टर मानता हूँ कि यार कम से कम 6-7 घंटे का चैप्टर है, बट कोशिश करूँगा 1 घंटे में एटलीस्ट उन प्रेसिडेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए, कोशिश करता हूँ ये। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? द प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के संबंध में, किसके संबंध में? राष्ट्रपति के संबंध में। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और जैसे ही उपराष्ट्रपति उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करता है तो वो सबसे पहले इन्फॉर्म किसे करता है? वो सबसे पहले इन्फॉर्म करता है इसके बारे में लोकसभा के स्पीकर को। किसे इन्फॉर्म करता है? लोकसभा स्पीकर को। और ये पूरी कंक्लूजन जो है वो कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 56 में। ये पूरी कंक्लूजन आपको कहाँ मिलेगी लिखी हुई? अनुच्छेद 56 के तहत आर्टिकल 56 में। प्रश्न का उत्तर क्या है सर? सवाल का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का उपराष्ट्रपति। प्रश्न बहुत आसान है सर, बहुत सिंपल साधारण सा प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने आसानी से सवाल का जवाब डील भी कर लिया है। बट फिर भी ये तीनों तरीके से आपको पता होना चाहिए मामला। शपथ कौन दिलवाता है? शपथ दिलवाता है चीफ जस्टिस। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? ऑलरेडी पढ़कर आ गए हैं सर, तो मुझे लगता है सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। इसे देखिए फिर। अगला सवाल है, एक राज्य के राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है कितनी? अब मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट कैन बी, कितनी हो सकती है मैक्सिमम अवधि? ये प्रश्न है। देखो, जब हम राष्ट्रपति शासन के संबंध में बात करते हैं ना, किसके संबंध में? राष्ट्रपति शासन के संबंध में। बेसिकली जब हम प्रेसिडेंट रूल के संबंध में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 352 के तहत देखने के लिए मिलता है। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत देखने के लिए मिलता है, 356 के तहत। और राष्ट्रपति शासन जो आपको नज़र आता है ना, वो आज तक 120 से लेकर 130 बार लागू हुआ है। आज तक 120 से लेकर 130 बार लागू हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन के संबंध में, तो सबसे अधिक बार मणिपुर में लागू हुआ है। सबसे अधिक बार कहां पर? सबसे अधिक बार मणिपुर में 11 बार। ठीक है, यूपी में 10 बार, राजस्थान में 4 बार। अब लगाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखो, पास लगाने के बाद से 2 महीने में पास करवाना होता है, 2 मंथ में पास करवाना होता है साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से।
किससे? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास करवाना होता है। कहाँ से? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस से। क्लियर? क्योंकि राष्ट्रपति तो देखो ऑलरेडी साइन करके बैठा हुआ है, इसीलिए केवल 2 हाउसेस से पास करवाना है। पास होने के बाद फिर ये 6 महीने तक लागू रहती है और 6 महीने के बाद दोबारा सेम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट अगर चुनाव आयोग ऐसा कहता है कि उस स्टेट में चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, तो उस परिस्थिति में अधिकतम इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है, फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। ये प्रश्न आजकल लगातार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। यकीन मानिए मैक्सिमम बार ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि लगातार एग्जाम में पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, और विद्यार्थी जल्दबाजी के चक्कर में, केवल जल्दबाजी के चक्कर में 6 महीने आंसर देके आगे बढ़ जाता है। पेपर में चाहे समय कितना ही कम क्यों ना हो, मगर जो प्रश्न हमें बहुत अच्छे से आता है, अगर उसका जवाब भी हम जल्दबाजी में गलत कर देंगे तो फिर सही क्या करेंगे? समझ पा रहे हैं? तो जिसने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, प्लीज़ एक बार सेल्फ कंसिडर कीजिए, रिकंसिडर कीजिए खुद को कि भाई मैंने अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कैसे एक सिंपल साधारण से प्रश्न को गलत कर दिया। आगे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जाती है या की जा सकती है। वो कह रहा है भाई 352 के तहत क्या लगाया जाता है? नेशनल इमरजेंसी। बट नेशनल इमरजेंसी किसकी रिकमेंडेशन पे लगाई जाएगी? प्रश्न यहाँ पर ये है। लोकसभा के अनुरोध पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, स्वयं उसके निर्णय के आधार पर, या फिर मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पे। मैं इस प्रश्न को भी चैलेंजेबल मानता हूँ सर। आप बोलोगे फिर लाए क्यों हूँ? देखो लाया मैं इसलिए हूँ क्योंकि पेपर सेम भाषा पे बनेगा। PYQ है, ये PYQ है। तो पहले डिस्कस करते हैं एक बार। देखो आर्टिकल 352 आपको देखने के लिए मिलता है किससे संबंधित? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। किसके संबंध में मिलता है? राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है ये पॉइंट। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है भारत में। कितनी बार लगी है? 3 टाइम्स लगी है आज तक, 3 बार लगी है। पहली बार लगी थी 1962, दूसरी बार लगी थी 1971 और तीसरी बार लगी थी 1975। यहाँ ग्राउंड थे युद्ध के, वॉर के, और यहाँ ग्राउंड था इंटरनल एग्रेशन का। ये ग्राउंड्स आपको मिलते हैं। ठीक, अब इसके लगने के बाद एक संशोधन करवाया जाता है, 44वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट। और 44वें संशोधन के माध्यम से इस आर्टिकल 352 में एक शब्द लिखा जाता है कैबिनेट। और सही उत्तर इसका यह है कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है और उसे 1 महीने में लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना होता है। बट उसने कैबिनेट के स्थान पे मंत्रिपरिषद दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मंत्रिपरिषद उसने लिख कर दिया है ना, मंत्रिपरिषद जो उसने यहाँ पर लिख कर दिया है, इस मंत्रिपरिषद के तहत ऐसे मिनिस्ट्री होती हैं। इसमें जो सबसे बड़े स्तर के मंत्री होते हैं वो कैबिनेट होते हैं। इनकी संख्या 15% होती है लोकसभा की। ठीक है, और इन 15% में से कैबिनेट होते हैं, स्टेट होते हैं और डेप्यूटी होते हैं। ठीक, और इनके तहत ही एक नया विभाग बनाया गया था, स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय, इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो वैसे प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, बट उसने ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हमारे पास कोई तरीका बचता ही नहीं है कि हम उसे आंसर के रूप में स्वीकार कर सके। ठीक है जी, तो प्रश्न का उत्तर इस आधार पे अभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट पे आइए, अगला देखिए। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में, रिगार्डिंग द री इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, संविधान प्रतिबद्ध है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड। संविधान पूर्ण रूप से मौन है। संविधान केवल एक बार पुनः निर्वाचन का प्रावधान करता है। संविधान पुनः निर्वाचन अधिकतम 2 वर्ष या 2 कार्यकाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ठीक है, देखिए यदि हम बात करें ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में लिखा कहाँ है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 66 में आपको मिलता है। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 66 में।
यहीं इसका निर्वाचन मंडल भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो इसके चुनाव में वोट डालते हैं। यहीं मिलता है आपको इसका निर्वाचन मंडल भी। अब बस एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि संविधान ना मौन है सर, कि एक बार के बाद कितनी बार चुनाव ये लड़ सकता है उसके संबंध में मौन है। पर ये भी ध्यान रखिएगा कि दो ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं आज तक जिन्होंने दो दो बार चुनाव लड़े हैं, और दोनों बार वो बने भी हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। उम्मीद करता हूँ दोनों के ही बारे में आपने ज़रूर से सुना है। क्लियर है जी? प्रश्न का उत्तर समझ आया, सवाल का जवाब जो है वो पल्ले पड़ा। ठीक, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थी ना ऐसे प्रश्न में कई बार पजल हो जाता है, और ऐसे प्रश्न मुझे लगता है ग्रेजुएशन वाली जॉब में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो ग्रेजुएशन वाली जॉब्स हैं वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट करेक्ट? यह मंत्रियों का को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर उनके कार्यों को की प्रगति को देखता है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश देता है। यह स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, और यह एक मंत्री ना होते हुए भी अपने समक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। बताइए जी, निम्न में से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको सही देखने के लिए मिलती है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। प्राइम मिनिस्टर के संबंध में, प्राइम मिनिस्टर से देखो, आर्टिकल्स कुछ ही हैं हमारे संविधान में, जैसे 75 हो गया, 78 हो गया, कुछ ही आर्टिकल्स हैं प्राइम मिनिस्टर के संबंध में। बट वास्तविक शक्ति जो है ना हमारे देश में, वो प्रधानमंत्री ही लेकर बैठा है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आपको पता है राष्ट्रपति को कहा गया है, जिसके चलते अगर आप प्रेसिडेंट को खोल कर देखोगे ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे देश का नहीं है, कोई फॉरेनर हमारे देश में आता है, उसको बोला जाए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है पढ़िए, और इसको पढ़कर बताइए कि वास्तविक सुप्रीम लीडर कौन है हमारे देश में, तो वो अनडाउटेडली ये कहेगा कि भारत में सभी प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति लेकर बैठा है, क्योंकि उसे ऑलमोस्ट हर एक अनुच्छेद में राष्ट्रपति के संबंध में पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे वीटो का हो, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित हो, आपातकाल से संबंधित हो, फाइनेंस कमीशन से संबंधित हो, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में आपको पता है राष्ट्रपति की भूमिका नज़र आती है। बट हम जानते हैं कि संवैधानिक अध्यक्ष तो भारत में राष्ट्रपति है, मगर फिर भी रियल पावर जो है वो एक्सरसाइज करता है भारत का प्रधानमंत्री, और वो एक मंत्री होता है सर। और अगर मंत्री नहीं है तो आपको पता है 6 महीने में उसे राज्यसभा या लोकसभा से एक सीट लेनी होती है। ठीक, इवन थॉट ही इज़ नॉट अ मिनिस्टर, नहीं, ही इज़ मिनिस्टर। ठीक है, ही इज़ चीफ अमंग द फॉलोइंग। ये वाली स्टेटमेंट जो है, चौथी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, यह एक मंत्री ना होते हुए भी अपने समक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष जो मंत्री होते हैं उन प्रधान जरूर होता है। क्लियर? चलिए जी, तो प्रश्न का उत्तर समझ आया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को निर्धारण करता है? हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बहुत बेसिक सवाल है। ऐसे प्रश्न का उत्तर बिना सोचे समझे भी आपको पता है, आप प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के संबंध में कहता है तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, क्या होगा? संसद यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा। और मान लीजिए प्रश्न पूछता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सैलरी कौन निर्धारित करता है, तो फिर आपको जवाब देना होगा विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। क्लियर? आर्टिकल 168, 168। इसके लिए क्या आर्टिकल है? 79। और विधानमंडल के संबंध में, विधानमंडल के संबंध में कौन सा आर्टिकल मिलेगा? 168, 168। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते हैं, मतलब राज्यसभा के अगर मेंबर होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? प्रश्न ये है।
वह केवल उच्च सदन में ही स्टेटमेंट्स जो हैं दे सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं। वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य होता है तो क्या करना होगा, प्रश्न ये है। प्रश्न बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात बन जाएगी, बट वो थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि प्रधानमंत्रियों के संबंध में प्रश्न कम बनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से आप ये तो बोल सकते हैं कि भाई किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या काम हुआ, मगर आर्टिकल्स की फॉर्म में आपको पता है प्रश्न कम है। तो जब ऐसे कुछ यूनिक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं तो यकीन मानिए इनकी तो एक अलग जगह होनी चाहिए आपकी कॉपी में। इन्हें तो अलग से आपको लिख के रखना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मान लीजिए 25 प्रश्न बनते हैं ओवरऑल। अब अगर हम उन 25 प्रश्नों को एक जगह लिखकर एक बारी में कवर कर लें तो बात बन गई, प्राइम मिनिस्टर चैप्टर पूरा हो गया हमारा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो। ठीक, तो देखिए वो कह रहा है कि अगर वो उच्च सदन का सदस्य होता है तो क्या होगा, तो ये वाली परिस्थिति आएगी। कौन सी? नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया जाता है लोकसभा में। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको दिखता है इसे लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में ही इसके संबंध में वोटिंग होती है। और अगर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा से सदस्य है ही नहीं तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने पक्ष अपने फेवर में वोट नहीं डाल सकता। तो ये वाली स्टेटमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना वो एकदम सही है। आज तक सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लाया गया है, पहली बार जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था और मोदी जी के खिलाफ भी मेरे ख्याल से 2-3 बार ला चुके हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ ये होता है कि भाई जिसकी सरकार अभी चल रही है उसके पास सदन में बहुमत ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्षी दल होता है वो स्पीकर से कहता है और स्पीकर 50 की में जो मतलब 50 सदस्यों के बहुमत के आधार पे अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की सहमति देता है। उसके बाद उस पर चर्चा होती है, फिर वोटिंग की जाती है और वोटिंग में अगर मेजॉरिटी मतलब वोटिंग में जो पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएगी, अगर मान लीजिए इनकेस जिस पार्टी के पास बहुमत है उसे बहुमत नहीं मिला तो उस परिस्थिति में नो कॉन्फिडेंस मोशन के आधार पे इस्तीफा देना पड़ता है भाई साहब भारत के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के इस्तीफे का अर्थ डायरेक्ट हो जाएगा कि उसकी मंत्रिपरिषद भी गई। क्लियर है जी? चलिए, तो प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को इसके सभापति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं और राज्यसभा के 15 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। बड़ा बेसिक प्रश्न है, बस उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया इधर उधर करके, अब बाकी प्रश्न में कोई जान नहीं है। करिए एक बार अटेम्प्ट, सेशन को लाइक भी कीजिए एक बार फटाफट से और शेयर भी कीजिए, सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं इस क्लास से अपने पॉलिटी के टॉपिक्स को मजबूत कर सकें। सर, एक मजबूत इमारत बनाने के लिए आपको नींव बहुत मजबूत रखनी पड़ती है। एक बार दोबारा से मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के प्रश्नों को डील करेंगे, दोबारा से एक बार फिर वही सीक्वेंस बांधेंगे, क्योंकि मैंने कहा था पहला राउंड तो जो हमारा होगा वो इजी प्रश्नों का होगा। तो लगभग मुझे लगता है कि हमने हमारे बेस को बड़ा मजबूत कर लिया है। अब जो राउंड 2 यहाँ पर होगा उसमें आप देखेंगे हायर स्टैंडर्ड के प्रश्न 1 लाइनर की फॉर्म में ही होंगे, बट हायर स्टैंडर्ड के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ लिखा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के सब क्लॉज 3 में आपको ये देखने के लिए मिलता है। कहाँ लिखा हुआ है? 80 के सब क्लॉज 3 में। जो नॉमिनेट होते हैं वो कला, समाज सेवा, विज्ञान तथा लिटरेचर के क्षेत्र से आपको देखने के लिए मिलते हैं, साहित्य के क्षेत्र से। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अब तक भारत में कुल कितनी महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुकी हैं? तो देखिए, पहली जो बनी थी महिला उनका नाम था मीरा कुमार।
बाबू जगजीवन राम जी की बेटी थी ये। और दूसरी आपको मिलती हैं सुमित्रा महाजन। कौन? सुमित्रा महाजन। राजनीति में इन्हें ताई के नाम से जाना जाता है। ताई होती है ना, ताई, ताई जी, ताऊ जी, वो वाली ताई के नाम से इन्हें राजनीति में जाना जाता है। ठीक, क्या रहेगा जी? 15वीं लोकसभा की आपको मिलती हैं मीरा कुमार। 16वीं लोकसभा की आपको मिलती हैं सुमित्रा महाजन। 17वीं और 18वीं दोनों के ही आपको ओम बिरला अभी जो है करंटली वो नज़र आते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो प्रोसेस क्या होगी, इस तरीके से पूछ रहा है। संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के उच्च सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के आधार पर या प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के बेसिस पे। तो देखो उसने खुद में ही आंसर दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब होगा। अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 के तहत आपको न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। कहाँ पर? आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 के तहत आपको मिलते हैं ये वाले पॉइंट। ठीक, मैं चाहूँगा कि एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। सबसे पहले किस जज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रस्ताव पेश किया गया था? उस जज का नाम क्या था? क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था सीजीएल के एग्ज़ाम में। उसके बाद वहाँ से ये प्रश्न लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला ही है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का वो पहला जज कौन सा था, पहला जज, पहला न्यायाधीश जिसे हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाए। भारत की न्यायपालिका पक्षपातपूर्ण, संघीय एवं कठोर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष या फिर निष्पक्ष एवं पराधीन है? देखो जो भी है वो तरीका हमने उधार लिया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से उधार लिया हमने वो तरीका? यूएसए के संविधान से बोरो किया है। भारत की न्यायपालिका या न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो आपको मिलती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के संविधान से जो है बेसिकली बोरो किया है, उधार लिया है। ठीक, प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, साथ के साथ आप सभी लोग जानते हैं कि उत्कर्ष दिवाली ऑफ़र जो है वो अभी आपको नज़र आ रहा है और इस उत्कर्ष दिवाली ऑफ़र का लाभ आप 24 अक्टूबर तक ही केवल उठा सकते हैं। तो अगर अभी तक लाभ नहीं उठाया है तो उठाइए इसका लाभ। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और अगर आप टॉप कोर्सेज़ वाले कोर्स में से कोर्स परचेज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल 13% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा, जिसके लिए UC13 कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है। और साथ के साथ कोर्स वैलिडिटी जो है 1 साल तो रहने वाली है, बट अगर आपका एग्ज़ाम 1 साल के बाद होता है, 14 महीने बाद, 15 महीने बाद, 16 महीने बाद, तो आपके कोर्स की वैलिडिटी आपको तब तक देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? तो ये कोर्स वैलिडिटी वाला फ़ायदा भी आपको यहाँ पर अब नज़र आ रहा है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कोर्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और इन केस आपको ये टॉप कोर्सेज़ वाला फीचर नज़र नहीं आ रहा है तो अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए ताकि ये फ़ीचर आपको नज़र आए और इस फीचर का लाभ आप उठा पाएँ। ठीक है, फीचर भी आपको नज़र आए और उस फीचर का लाभ जो है आप बखूबी उठा पाएँ और उस फीचर का फ़ायदा आप ले पाएँ। साथ के साथ इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना कि इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब एड हॉक जजेस आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा याद से। उम्मीद करता हूँ कि सेशन बहुत बढ़िया रहा है आपका।
नई शुरुआत अब करेंगे और नई शुरुआत में पहला चैप्टर क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास, मगर उच्च स्तर का, क्योंकि पिछली बार हम बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब मैं इतना जानता हूं कि मैं हल्के से ऊंचे लेवल के प्रश्न लेकर आऊँगा, तो आप तैयार हैं उसके लिए, कंफर्टेबल हैं। कंफर्ट जोन से मैंने अब आपको बाहर निकाल लिया है, क्योंकि बेस हमने बहुत अच्छे से मजबूत किया है, एक एक चैप्टर को उठाकर हमने कवर किया है। तो अब उसके बाद के प्रश्न, कि भाई मान लीजिए अब आप तैयार हैं, अगर कोई 1800 ग्रेड पे की नौकरी है, 2200 ग्रेड पे की नौकरी है, 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, आप तैयार हैं। यहाँ से मेरा लक्ष्य रहेगा भाई, अगर आप 4200 ग्रेड पे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप 4600 ग्रेड पे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 4800 ग्रेड पे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 5400 ग्रेड पे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा लक्ष्य अब वो रहने वाला है कि भाई एक स्टेप तो हम चढ़ चुके हैं, एक सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, और हमें और सीढ़ियाँ भी अब चढ़ना है। अब हमारी पॉलिटी जो है स्ट्रॉन्ग है, बट हमें उसे स्ट्रॉन्गर बनाना है। मैं चाहूँगा कि अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर प्रकट कीजिएगा कि भाई तैयार है ना आप एक नए रण के लिए, एक नए युद्ध के लिए। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।